स्पीचेस की वजह से France 24. I'm watching you all. पूरी अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। लोग उसकी स्पीचेस को बहुत ही Who शौक से serve सुनते up थे as an anti-Western dictator. और उसे सपोर्ट भी किया करते थे। अब उसके ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखकर उसे सिर्फ अपने ही लोगों ने नहीं बल्कि रशिया और चाइना ने भी अपने मकसद के लिए उसे सपोर्ट करना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों आज हम जानेंगे इब्राहिम ट्राओरे। दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है और ऐसा तहलका मचा दिया है। एक नौजवान शख्स ने जो बर्किना फासो को समझ लीजिए राष्ट्रपति है, वो बर्किना फासो जो एकदम छोटा सा मुल्क है समझ लीजिए साउथ अफ्रीका में, लेकिन उसको सीरिया और चाइना सपोर्ट फुल कर रहा है और पूरा अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है या जो ही मामला है। तो लेकिन सबसे अहम मामला यह है और उस जगह पे सिर्फ गुलामी लोग समझिए, जो काले लोग हैं सिर्फ उन पर जुल्म होता है और उनका गुलामी के ज़रिए से उनको बांध रखा है, यानी कि गुलाम। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है गुलामी की, तो आइए हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इसकी शुरुआत होगी। तो पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि ये गुलामी की ज़िंदगी इन्होंने कैसे शुरुआत की और क्यों हुई और कैसे क्या हुआ, पूरा मामला हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे उनके सामने खड़े थे। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे साम की तरफ देखा और उसे फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी खानदान में नबियों और रसूलों को भेजे। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे छोटे बेटे याफिस की तरफ देखा और उसे भी फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी खानदान में बादशाहों को भेजे। और फिर आखिर में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे की तरफ देखा और उसे फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी खानदान को हमेशा के लिए इन बाकी 2 खानदानों के गुलाम बना दे। और ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हो रहा है। साम के खानदान में अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को भेजा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और ऑफ कोर्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याफिस के औलाद में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बादशाहों को भेजा जिन्होंने अपने अपने वक्त में बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनाई, जैसे जुल्करनैन, चंगेज खान, ओटोमन एम्पायर। और मीनवाइल हाम की औलाद जो ज्यादातर अफ्रीका में रहते थे, वो हमेशा से उन 2 बड़े खानदानों के गुलाम रहे हैं। आज से तकरीबन 6000 साल पहले जब दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, उस वक्त सिर्फ कुछ ही जगहों पर लोग इकट्ठे रहते थे और लोगों के इकट्ठे रहने की वजह उस वक्त सिर्फ एक ही थी, पानी। मतलब जहाँ दरिया होता था वहाँ लोग होते थे और फिर एक साथ खुशी से रहने के लिए वो लोग लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते थे ताकि सारे लोग अमन के साथ खुशी से वहाँ रह सके। और अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए वो लोग नए नए इन्वेंशंस करते थे और उस वक्त के लोगों के एक साथ पीस से रहने और नए नए इन्वेंशंस करने को सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया थी, जो आजकल के इराक, ईरान, सीरिया और टर्की में फैली हुई थी। उस वक्त इस सिविलाइजेशन का कोई एक रूलर नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया के हर शहर के अलग अलग बादशाह हुआ करते थे और उनकी हमेशा से आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। अब जब भी लड़ाई जीतने के बाद दुश्मन के सोल्जर्स कैद हो जाते तो वो लोग उन सारी कैदियों को एक साथ जमा करके सबके सामने उन्हें मार देते थे ताकि वो आइंदा के लिए खतरा ना बन सके। लेकिन जैसे जैसे मेसोपोटामिया की पॉपुलेशन ज्यादा होती गई तो उसके साथ एग्रीकल्चर भी ज्यादा हो गई और ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स भी बनाने पड़े, जिसके लिए काफी सारे लेबर्स की जरूरत होती थी और आम लेबर से काम लेने पर उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता। इसलिए अब उनको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम भी करे और पैसे भी ना मांगे। और यहाँ से पहली बार दुनिया में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया। अब डिफरेंट तरीकों से लोगों को गुलाम बनाया जाने लगा, जिनमें सबसे फेमस 2 तरीके थे। एक तो कर्ज वापस न करने पर लोगों को गुलाम बना दिया जाता और दूसरा जंग जीतने के बाद जो कैदी हाथ आए उन्हें भी गुलाम बना दिया जाता। और फिर गुलामी के लिए लोगों ने सख्त रूल्स बनाए, मतलब एक गुलाम बिल्कुल उसी तरह अपने मास्टर की प्रॉपर्टी होगी जैसे जमीन, सोना, गाय, बकरी, ये सारी चीजें होती है और मालिक का जो भी दिल चाहे वो उस गुलाम के साथ कर सकता है। और गुलाम के लिए भी लाजमी होगा कि वो अपने मास्टर की हर तरह का हुक्म माने और बदले में उसका मास्टर सिर्फ उसे खाना देगा। और एक सख्त रूल गुलामों के लिए ये भी था कि इन गुलामों का जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी ऑटोमेटिकली अपने बाप की तरह गुलाम होगा। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाम दुनिया में बढ़ते गए और इतने ज्यादा हो गए कि दुनिया में हर जगह गुलामों की एक बहुत बड़ी मंडी लगती थी, जहाँ बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह गुलामों को बेचा जाता था। और फिर उन गुलामों से उनके मास्टर उनकी ताकत से भी ज्यादा काम लेते थे और काम न होने पर उन्हें इतनी सख्त सजाएं देते कि लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों को एक बेहतरीन निजाम इस्लाम की दावत देने लगे, तो इसी टीचिंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऑर्डर दिया कि गुलाम तुम्हारे भाई है जिन्हें सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया है। जो कुछ तुम खुद खाते हो वो इन्हें भी खिलाओ और जो कुछ तुम खुद पहनते हो वो इन्हें भी पहनाओ और इन्हें ऐसा काम ना दो जो उनकी ताकत से बाहर हो, और अगर ऐसे काम में लगाओ भी तो फिर उनकी मदद किया करो। और अगर कोई आदमी अपने गुलाम को थप्पड़ मारे तो उसका बदला यही है कि वो उसे आजाद करे।
मतलब इस्लाम से पहले लोग गुलामों को बिल्कुल जानवरों की तरह समझते थे और उन्हें ऐसा ही ट्रीट करते थे जैसे कि लोग जानवरों को करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को इंसान होने का हक वापस कर दिया। इस्लाम ने स्लेवरी को सीधा रोकने का हुक्म तो नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं गुलामों की वजह से चलता था। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि अगर सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाए तो इतने ज्यादा नंबर्स में ये गुलाम कहा जाते, क्योंकि ना तो उनके पास रहने को घर था और ना ही पेट पालने के लिए कोई खाना। और उस वक्त गुलाम इतने ज्यादा थे कि वो सोसाइटी का इकोनॉमिक, मिलिट्री और सोशल सिस्टम थे। हर घर में गुलाम था, चाहे अमीर हो या गरीब। और अगर अचानक से गुलाम बैन हो जाते तो इससे सारा सिस्टम खराब हो जाता। जैसे अगर आज के जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दे तो फिर क्या होगा। इसलिए इस्लाम ने तो गुलामी को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने के लिए जबरदस्त तरीके बनाए। जैसे कि अगर कोई कसम खाए और फिर उसे पूरा ना करे तो वो इस जुर्म के बदले गुलाम को आजाद करेगा। गुलामी जब से शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक उनमें रंग या नस्ल को नहीं देखा जाता, चाहे काला हो या गोरा, सबको बराबर की सजा मिलती थी। लेकिन जैसे ही ओटोमन एम्पायर अपनी पीक तक पहुंची तो उस वक्त वेस्ट की एक कंट्री स्पेन पर भी मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन इसी स्पेन के आसपास एक ग्रेट नंबर में क्रिश्चियंस रहते थे। अब स्पेन को मुसलमानों से हमेशा छीनने के लिए सारे क्रिश्चियंस इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर मुसलमानों से हमेशा हमेशा के लिए स्पेन छीन लिया और उन पर बहुत सारा जुल्म किया, बल्कि बिना वजह यहूदियों को भी रगड़ा लगा दिया गया। जैसे ही मुसलमान और यहूदी स्पेन से निकले तो ओटोमन एम्पायर ने इन दोनों को रिस्क्यू किया और फिर क्रिश्चियंस से मुसलमानों का बदला लेने के लिए उन पर ट्रेड के सारे रास्ते बंद कर दिए। और सबसे मजे की बात पता ही क्या थी कि स्पेन अपना सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ करता था और इंडिया तक पहुंचने के लिए स्पेन को सल्तनत उस्मानिया पर से गुजरना पड़ता था और उस्मानी सल्तनत ने तो उन पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इसलिए अब स्पेन वालों को इंडिया तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। और यही वो वक्त था जब एक इटालियन एक्सप्लोरर ने स्पेनिश गवर्नमेंट की मदद से एक नई दुनिया डिस्कवर की, अमेरिका। जैसे ही बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को अमेरिका का पता चला तो उन्होंने फौरन अपने आर्मीज की मदद से वहां की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया और अमेरिका के अपने लोगों को मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टीज को उनसे छीनने लगे और उन्हें गुलाम बनाकर उन्हीं की मदद से वहां की जमीनों से फायदा उठाने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी कुछ ब्रिटिश के जुल्मों की वजह से मर गए और कुछ उन बीमारियों की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज की आर्मी अपने साथ लाए गए। जैसे ही अमेरिका के अपने लोग सारे के सारे मर गए तो अब वेस्टर्न कंट्रीज के पास जमीनें तो बहुत थी, लेकिन वो उनसे फायदा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जमीन से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जिनके जिस्म मजबूत और इम्यून सिस्टम उनका पावरफुल हो, और सबसे अहम बात, वो बहुत अच्छी तरीके से खेती करना जानते हो। और ऐसे लोग पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर होते हैं, अफ्रीका। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरी अफ्रीका से गुलामों को इकट्ठा करना शुरू किया और इसी काम में खुद अफ्रीकन लीडर्स ने भी उनका साथ दिया और कुछ थोड़े पैसों के लिए उन्होंने अपने ही अफ्रीका के लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज का गुलाम बना दिया और फिर वेस्टर्न कंट्रीज उन गुलामों से कश्तियां भर भर कर अमेरिका में ले जाते थे और फिर वहां उनसे काफी सारा काम लेते थे। ऑलमोस्ट 15 मिलियन स्लेव्स को अफ्रीका से एक्सपोर्ट करके अमेरिका लाया गया था। मतलब आज अमेरिका जिस स्टेज पर खड़ी है उसमें इन्हीं अफ्रीकन स्लेव्स का पूरा पूरा हाथ है। ये गुलामी इतनी पीक पर इसलिए पहुंची क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के क्रिश्चियंस ने अपने फायदे के लिए इन्हीं अफ्रीकन ब्लैक स्लेव्स को पकड़ने का एक मजहबी टच दिया और लोगों को बार बार वो बाइबल की स्टोरी सुनाने लगे जिसमें नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हाम की औलाद को बद्दुआ दी थी कि तुम्हारा खानदान तुम्हारे बाकी 2 भाइयों के खानदानों के गुलाम होंगे। और हाम की औलाद में तो ज्यादातर यही अफ्रीकन ज्यादा है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज के आम लोगों ने इन्हीं ब्लैक स्लेव्स को पकड़ना एक नेकी का काम समझा और इसी के साथ दुनिया में पहली बार ब्लैक स्लेव्स का कॉन्सेप्ट आया। वेस्टर्न कंट्रीज के व्हाइट लोग ये समझने लगे कि जितने भी अफ्रीकन ब्लैक पीपल है वो हमारे व्हाइट पीपल के गुलाम होंगे और व्हाइट लोग हमेशा उन पर रूल करेंगे, जिसकी वजह से पूरी अफ्रीका के ब्लैक लोगों को पूरी दुनिया में जानवरों से भी बुरा ट्रीट किया जाने लगा। अफ्रीकन लोग तो शुरू से ही इस गुलामी के खिलाफ थे, लेकिन उन पर यह गुलामी जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाई गई और फिर इसी गुलामी को खत्म करने के लिए अफ्रीका में कुछ अजीम लोग पैदा हो गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम एक ही है, नेल्सन मंडेला। जब वो जवान हुए तो उस वक्त साउथ अफ्रीका में ऑफिशियल रेसिज्म अपनी पीक पर थी। मतलब ब्लैक पीपल को सिर्फ अपने रंग की वजह से इतनी बड़ी सजा मिलती थी कि ना तो वो साउथ अफ्रीका में वोट दे सकते थे, ना ही उनको अच्छी तालीम मिल सकती थी और ना ही वो आजादी और पीस के साथ अपने मुल्क में रह सकते थे। इसे रेसिज्म को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत कोशिशें शुरू की और 27 साल जेल काटने के बाद वो आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गए और पहली दफा एक ब्लैक आदमी किसी कंट्री की प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला की वजह से रेसिज्म सिर्फ अफ्रीका से नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से खत्म हो गई। इसी वजह से तो फिर बाद में अमेरिका में भी एक ब्लैक प्रेसिडेंट आया। जब नेल्सन मंडेला जेल में थे एग्जैक्ट उसी टाइम अफ्रीका में एक नया लीडर सामने आया। ये वो लीडर था कि अगर ये कुछ ही साल और जिंदा रहता तो आज अमेरिका और डॉलर की उनके सामने कोई वैल्यू ना होती। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की सबसे खास बात ये थी कि वो यूएसए बनाना चाहता था, वो वाला नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका। यूएसए बनाने के बाद मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी सारे अफ्रीका में सिर्फ एक ही करेंसी को चलाना चाहता था। लेकिन जब मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पीक तक पहुंचे तो अमेरिका ने मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के अपने ही मुल्क के लोगों को उनका दुश्मन बना दिया और फिर उनके साथ वही हुआ जो इराक के सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। नेल्सन मंडेला और मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के सोच से इंस्पायर होकर अफ्रीका में एक नया यंग लीडर सामने आया।
ये अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री बर्किना फासो की प्रेसिडेंट है, लेकिन चाइनीज और रशियन मीडिया इब्राहिम ट्राओरे को दुनिया के सामने पूरे अफ्रीका का प्रेसिडेंट शो करते हैं ताकि वो पूरी अफ्रीका को यूनाइट करके उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज की गुलामी से आजाद करे। आज से तकरीबन 150 साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल हो रहा था, तो उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू की। जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया भी ब्रिटिश की ही एक कॉलोनी थी। अब जैसे ही ये लोग अपनी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, तो उस वक्त बर्किना फासो फ्रांस के हिस्से में चला गया और पहली दफा फ्रांस ने इस कंट्री का नाम अपर वोल्टा रखा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिटलर ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और फ्रांस और ब्रिटेन को अंदर से इतना कमजोर किया कि अगर अमेरिका मदद के लिए ना आता तो आज पूरी दुनिया का नक्शा कुछ और होता। तो अब जैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन कमजोर हुए, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉलोनीज छोड़ दी, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर भी वहां उन लोगों को बिठाया जो उनकी मर्जी के फैसले करते थे। इसी आजादी के दिनों में बर्किना फासो भी फ्रांस की कैद से आजाद हुआ, लेकिन फ्रांस ने फिर भी वहां अपना पपेट बादशाह बिठा दिया और अब भी बर्किना फासो के ऑलमोस्ट सारे फैसले फ्रांस ही किया करते थे और वहां की सारी कीमती चीजों को भी फ्रांस उनके सामने लूटते थे। बर्किना फासो में तो और भी काफी सारी कीमती चीजें हैं, लेकिन सोने के हिसाब से वो पूरी अफ्रीका में 4th नंबर पर है। इसी वजह से चाहिए तो ये था कि बर्किना फासो भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह रिच होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ की आवाम इतनी गरीब है कि वो पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते। अब बर्किना फासो की इन्हीं हालात को ठीक करने के लिए 1983 में एक नई लीडर सामने आई, जिसका नाम था थॉमस संकारा। संकारा ने आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस वालों को वहाँ से निकालना शुरू किया ताकि वो बर्किना फासो की कीमती चीजों को और ना लूटे, और वहाँ का नाम भी अपर वोल्टा से चेंज करके बर्किना फासो रखा। लेकिन सिर्फ कुछ ही साल हुकूमत करने के बाद थॉमस संकारा को मार दिया गया और बर्किना फासो में फिर से वही हालात शुरू हुए जो संकारा से पहले थे। मतलब फिर से फ्रांस ने वहाँ अपना पपेट बिठा दिया और अगले 30 सालों तक फिर से बर्किना फासो को लूटने लगे। लेकिन 30 साल बाद एक यंग लड़का अपनी स्पीचेस की वजह से France 24. I'm watching you all. पूरी अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। लोग उसकी स्पीचेस को बहुत ही Who शौक से serve सुनते up थे as an anti-Western dictator. और उसे सपोर्ट भी किया करते थे। अब उसके ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखकर उसे सिर्फ अपने ही लोगों ने नहीं, बल्कि रशिया और चाइना ने भी अपने मकसद के लिए उसे सपोर्ट करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा, इब्राहिम ट्राओरे, जो उनका पूरा मुल्क है, सबले एक तरीके से वो पूरे मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराना चाहते हैं और इसके लिए उनको क्या बोलते हैं, रशिया और चाइना, ये सब उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। और वो भी यही चाहते हैं कि मेरा मुल्क आज़ाद हो जाए, जैसे कि तरक्की और मुल्क कर रहे हैं वैसे हमारी भी तरक्की हो। लेकिन ये ग़ुलामी का जो मामला आपने देखा, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कहा था अपनी औलादों से, ये वो आज तक के सामने मामला चल रहा है कि वो जो काले लोग हैं उन पर लोग जुल्म करते हैं, उनको अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। तो ये है मामला। और दीगर जो ही मुल्क हैं उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की नींद उड़ी हुई है उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी देख के। तो आज की वीडियो को अपने ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।